तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जुड़ चुके होंगे क्लास से, अपनी सीट पर बैठे होंगे और रेडी होंगे बिल्कुल क्लास के लिए। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीजें आपको यहाँ से बताई जा रही हैं उनको आप नोट डाउन भी करते रहेंगे और रिविजन भी करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, होप आप फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ टॉपिक्स की जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और साथ ही साथ हमें इसमें काफी डाउट्स भी रहते हैं। तो क्वेश्चन भी करेंगे, सीखेंगे भी, टॉपिक्स को समझेंगे भी, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे भी, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। तो ध्यान जो है पूरा स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपवर्तनांक के बारे में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है द्रुततम, मतलब कि हाईएस्ट स्पीड जिसको हम कहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वायु, बर्फ, अगर दूसरे माध्यमों की बात करें तो वहां पर प्रकाश की चाल इससे कम ही होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपेक्षिक चाल निकालते हैं किसी अलग अलग माध्यमों की, उसको ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम यहां से आगे आज की क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे अगर मैं बात करूं सापेक्ष अपवर्तनांक की, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं और n/1 इस तरीके से लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज हमारे पास दो माध्यम हैं, 1 और 2, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो n/1 का मतलब होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। समझ रहे हैं, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर ये n12 हो जाता, अगर ये n21 की जगह 12 लिखा होता, तो ऊपर माध्यम 2 आ जाता, नीचे माध्यम 1 आ जाता, बाकी चीजें सेम रहती। समझ रहे हैं ना। तो n के आगे जो संख्या लिखी हुई है, इनका मतलब हम समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसे हम कहेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे माध्यम जो नीचे है। ठीक है, माध्यम 2 का जो पहले लिखा हुआ उसका और जो बाद में लिखा हुआ उसके सापेक्ष। ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक समझ में आया। सापेक्ष अपवर्तनांक हमेशा किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है ना, मतलब कि उसके कंपैरिजन में निकाला जाता है। इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। समझ में आया। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में बड़ी ध्यान से बात सुन लेना, यदि माध्यम 1 हमारा है वायु या निर्वात, दोनों में से कोई एक, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना इसको। तो अब की बार मैं n21 नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं n2 लिखूंगा, क्योंकि पहला माध्यम तो मुझे पता है जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं वो तो वायु है ना, वो वायु या निर्वात है।
तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ऊपर 1 की जगह क्या आ जाएगा भाई, ऊपर 1 की जगह आ जाएगा वायु या निर्वात। तो जब माध्यम 2 का, यहां पर क्या लिखेंगे, जब किसी माध्यम का, अब माध्यम 2 को कोई भी माध्यम ले सकते हैं, ठीक है, जब माध्यम 2 का, या फिर सिर्फ माध्यम भी लिख सकते हो आप इसमें, माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और जब हम इसको माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकालते हैं तो इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नोट डाउन करेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी है आज, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप साथ में याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम आगे बात जो करने वाले हैं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के ऊपर करेंगे, सापेक्ष के ऊपर नहीं। सापेक्ष के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और निरपेक्ष के बारे में हम लोग चैप्टर में बातें करेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम और चीजें सीखते हैं आगे। चलिए, आई होप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे हम कुछ और चीजें निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक को अब हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, अभी निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिए, किस माध्यम की बात कर रहे हैं, माध्यम 2 की जगह पे कांच का बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर मैं बोलूं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ग्लास का, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, Ng। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हुई ना, हमारे दिमाग में क्लियर चीज आ गई कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हुई है, मतलब एक माध्यम क्या है, वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच। बस काम हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, एक माध्यम तो हमारा वायु है ना, एक माध्यम तो हमारा वायु है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में ऊपर हमेशा क्या आता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, अपॉन माध्यम 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, आपकी बार कांच आ जाएगा। समझ में आ रही है, तो कांच में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल भी एक माध्यम है ना, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो NW वाटर। निरपेक्ष अपवर्तनांक में अब हमारे दिमाग में ये बात साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि ऊपर तो माध्यम 1 की जगह पर हमेशा वायु या निर्वात रहेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के केस में अपॉन 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 में क्या आ जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, क्योंकि यहाँ पर दूसरा माध्यम कौन सा है, जल, तो जल में प्रकाश की चाल। अब आप समझ गए। अगर मुझे लिखना है बर्फ में, बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो मैं क्या लिखूंगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे
बर्फ में प्रकाश की चाल। अब हमने क्या किया, हमने ये वैल्यूज जो है पहले से ही नोट डाउन कर रखी है, किस तरीके से? अगर हम बात करें कांच का जो अपवर्तनांक होता है या फिर कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, उस वैल्यू को हम जानते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग कांचों के लिए हमने वैल्यूज नोट डाउन करी है, बट अभी आप याद रखने के लिए 1.52 याद रखें, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो ये होता है 1.33। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 1.33। तो यहां से हमको एक अंदाजा निकल रहा है। अब थोड़ा सा अगर इस पे दिमाग लगा के अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर लगा के सोचेंगे, अगर हर बटे अंश करेंगे, अगर एक भिन्न है उसका मान 1 से ज्यादा आ रहा है, उसका मान क्या आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या है? मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, समझ रहे हैं? अगर कभी भी किसी भी भिन्न का मान, ये क्या है? भिन्न तो लिखी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा सा और मैथ के रूप में लिखना चाहें, थोड़ा सा और प्रतीकों के रूप में लिखना चाहें, ये कितना बताया? 1.52, ये कितना बताया? 1.33। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई आप इसे कर सकते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आप V से डिनोट कर लो, है ना, और बटे कांच में प्रकाश की चाल को Vg से डिनोट कर लो, ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को V से डिनोट कर रहे हैं हम, और जल में प्रकाश की चाल Vw से डिनोट कर लो, इस तरीके से। तो ये क्या है? एक भिन्न तो है, एक फ्रैक्शन तो है, और एक फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा आ रहा है, देख रहे हैं आप? हर केस में 1 से बड़ा मान आएगा आपको, 1 से छोटा मान कभी नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करूं एन एयर, तो ये आता है 1.0003, मतलब ये भी लगभग 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो वायु के लिए हमेशा 1 लेंगे, ठीक है, और अदर केसेस में हम लोग ये वैल्यूज को याद रखेंगे। जरा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको काफी सारे माध्यमों की निरपेक्ष अपवर्तनांक वैल्यू नोट करवाता हूं। तो हेडिंग पुटअप करेंगे आप। चलिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे माध्यम और दूसरी तरफ लिखेंगे अपवर्तनांक। एक तरफ लिखेंगे माध्यम और दूसरी तरफ लिखेंगे अपवर्तनांक। सबसे पहले बात करते हैं वायु की। वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.003। नंबर सेकंड जो होता है, अगर बात करें बर्फ की, आइस की, तो आइस का अपवर्तनांक होता है 1.3। थर्ड पे बात करें, इसके बाद जल का नंबर आता है, जल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1.3, ठीक है। याद रखना आपको, जल का अपवर्तनांक जो है आपको याद रखना है।
अल्कोहल के बाद अगर बात करें तो केरोसिन, एंड क्वार्ट्ज की हम बात करते हैं। केरोसिन की बात करें तो 1.44 और क्वार्ट्ज की बात करें तो 1.5 के आसपास, मतलब 4 चांस। ठीक है, जब इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। तो क्वार्ट्ज तक हमने बात कर ली। क्वार्ट्ज के बाद अगर बात करें तारपीन के तेल की तो उसका अपवर्तनांक आता है। इसके बाद अगर बात करें तो बेंजीन, बेंजीन के बाद अगर हम देखें तो कांच का आता है। अच्छा, ये कांच कौन सा होगा? ये क्राउन कांच होगा। कांच दो टाइप के होंगे, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। ठीक है, इसके बाद काफी आते हैं तो मैं स्किप करते हुए मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम हीरे का होता है। ठीक है, और इसके बाद आप कांच का दूसरा टाइप देख सकते हैं जो कि फ्लिंट कांच, जिसको हम कहते हैं फ्लिंट कांच। ठीक है, और नमक का देख सकते हैं, जो नमक का मिनरल होता है, जो नमक का खनिज होता है, उसका देख सकते हैं बस। ठीक है, तो हैं अभी काफी और, लेकिन ये सारे भी आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, बस एक आइडिया आप इससे लगा लें। तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन की अगर बात करें तो 1.50, कांच की अगर बात करें, अगर हम क्राउन कांच की बात करेंगे तो 1.52 होगा। अगर हम फ्लिंट कांच की बात करेंगे तो 1.65 होगा। बट बेसिकली कांच से आपको यही मतलब समझना है। ठीक है, खनिज नमक की बात करें तो इनके बीच में होता है 1.54, और हीरे की अगर बात करें तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो मैक्सिमम होता है 2.42। तो आप नोट डाउन कीजिए इस टेबल को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो यहां हमने क्या लिखा है? कुछ माध्यमों के कौन से अपवर्तनांक होंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक होंगे बच्चों, ध्यान रखें। निरपेक्ष अपवर्तनांक, कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है यहाँ पर लिखे गए। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। तो आपको ये जो फिगर्स हमने बताए हैं ये याद करने के लिए नहीं बताए। ठीक है, जस्ट आप एक आइडिया ले लें कि सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वायु का होता है, जो कि निर्वात के लगभग बराबर होता है। ठीक है, एक जीरो और आएगा यहाँ पर, जो कि निर्वात के लगभग क्या होता है? बराबर। निर्वात में अगर हम निर्वात के निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो वो 1 होता है। निर्वात के निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो वो 1 होता है। उसके बाद वायु का थोड़ा सा ज्यादा, बर्फ का उससे ज्यादा, जल का उससे ज्यादा, अल्कोहल का ज्यादा, सबसे ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, हीरे का याद करना है, हीरे का अपवर्तनांक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया। कांच का याद कर लें, कांच का क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त काम आएगा। जल का याद कर लें, वायु का याद कर लें। ठीक है, ये तो याद कर लें। बाकी इसके अलावा बर्फ का याद कर लें क्योंकि ये वायु और जल के बीच में है। ठीक है, और बस। तो मैंने यहाँ पर कुछ 11-12 डेटा लिखे हैं, आपको इनमें सीरीज दिख रही होगी। 1, फिर उसके बाद 1.3 वाली, फिर 1.4 वाली, फिर 1.5 वाली, फिर उसके बाद ए ग्रेडिंग 1.6 की है, और फिर सीधा 2.42 है। तो इस तरीके से इसको याद करें। सारी वैल्यूज नहीं याद करनी है, कुछ कुछ वैल्यूज याद करनी है जिनके ऊपर स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अदरवाइज क्वेश्चन में भी हमको, जब इसके क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन में भी ये वैल्यूज दी होती हैं, बट आप जो है इनको याद कर लें तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए।
सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और साथ ही साथ आपने चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा। घर से एक बार रिवाइज करके जरूर आएँ। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।